वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया था। इस युद्ध का भारतीय सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या करें, यह है प्रश्न। इसकी अग्रिम सूचना मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर कल ही दे दिया था। जो टेलीग्राम ग्रुप है इस चैनल का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ पर आपको बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ होते हैं, खास करके जो फ्री पीडीएफ होते हैं, जो पेड पीडीएफ होते हैं, सभी की सूचना तथा एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वहाँ पर सेंड की जाती है। तो इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको वहीं पे मिलेगा। हालांकि अभी तक कोई पीडीएफ नहीं भेजा गया है, लेकिन वहाँ पे जल्द पीडीएफ को अपडेट किया जाएगा। ये जो मेंस का जो सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सीरीज, इसका तो आप लोगों से मैंने बार बार कहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज इस चैनल के माध्यम से लाया जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा। मैसेज करके इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही जनवरी और फरवरी माह का पूरा जो करंट अफेयर्स है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो बिहार हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सभी करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी हमारे पेड मेंबर नहीं है, यानी कि जो पेड मेंबरशिप नहीं लिए हैं, वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो पेड मेंबरशिप ले चुके हैं उसे ये डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये पेड ग्रुप में भेजा जा चुका है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम वीडियो पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया था और इसका भारतीय सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी और इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया था। इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे, ये युद्ध क्यों लड़ा गया, इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो आपको दोबारा बक्सर का युद्ध से संबंधित कोई भी वीडियो या फिर कोई भी लेख पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसे ध्यान रखें। ये जो मतलब लड़ा गया था, ये 22 से 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर नगर के आसपास लड़ा गया था, जिसमें एक ओर से तीनों सैन्य संगठन यानी कि अवध नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थी, वहीं पर दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया जा रहा था सर हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। तो बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद हो जाने के कारण बना था। मीर कासिम 1761 में बंगाल का नवाब बना। उसने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया, यहाँ दुर्ग की मरम्मत कराई तथा अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से सुसज्जित किया था, जिस वजह से अंग्रेज मीर कासिम से काफ़ी अप्रसन्न थे। और इसी दौरान शुल्क मुक्त व्यापार प्रमाण पत्र यानी कि दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार पर चुंगी नहीं देना चाहते थे, जबकि हर भारतीय व्यापारियों को चुंगी की वसूली जो की जाती थी कठोरता से की जाती थी। हर भारतीय व्यापारियों से चुंगी की वसूली कठोरता से की जाती थी। ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसे बारीकी से समझिएगा और बार बार पढ़ के इसे अपने दिमाग में सेट कीजिएगा। इसी से आप अपना मेंस का आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, बक्सर के युद्ध की जो पृष्ठभूमि बनी थी ये किसी एक वजह से नहीं बनी थी। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की थी और यहाँ पे अपनी दुर्ग की मरम्मत कराई तथा सेना को काफ़ी अच्छे ढंग से सुसज्जित किया था यूरोपीय ढंग से। तो इन सभी चीज़ों का मतलब भी इस पर इम्पैक्ट पड़ा था। और साथ ही जो दस्तक था शुल्क मुक्त व्यापार प्रमाण पत्र, उसका उपयोग जो अंग्रेज व्यापारी के द्वारा किया जा रहा था, चूँकि यह कंपनी को मिला था बल्कि निजी कर्मचारियों को नहीं। निजी कर्मचारी अपने व्यापार में इसका प्रयोग करते थे। तो इससे भी मतलब कि नवाब काफ़ी मतलब परेशान थे। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब इस क्षेत्र से इस जो दस्तक था प्रमाण पत्र, इसको मतलब इसकी जो वैधता थी इसे समाप्त कर दी, जिससे ये हुआ कि भारतीयों को भी शुल्क मुक्त व्यापार का लाभ मिलने लगा, जिससे अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा खफा हो गए। और इसके बावजूद भी कई ऐसे कारण हैं, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे, जिस वजह से इसकी पृष्ठभूमि बनकर तैयार हुई थी और यही बक्सर के युद्ध का कारण बना था। आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे है, चूंकि अंग्रेज अधिकारी दस्तक का उपयोग निजी व्यापार के लिए करते थे। दस्तक कंपनी को दिया गया था, न कि निजी कर्मचारी को। इसे समझिएगा, दस्तक जो दिया गया था ये कंपनी को दिया गया था, न कि निजी कर्मचारी को दिया गया था, जिस वजह से नवाब तक भारतीय व्यापारियों की शिकायत पहुंची। ये जो शिकायत था नवाब तक पहुंचना स्टार्ट हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों के साथ नवाब के मतभेद और बढ़ गया।
जो मतभेद पहले से था, उनके अलावा ये जो मतलब कार्य हुआ, इसके बाद और भी इसका मतभेद बढ़ गया। नवाब मीर कासिम द्वारा भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया गया, यानी कि भारतीय व्यापारी जो भी इनमें थे शामिल इस क्षेत्र में, उनको भी इस मतलब कर से मुक्त कर दिया गया, जिससे अंग्रेजों ने इसका काफ़ी विरोध किया और इन्होंने इसे अपनी अधिकार की अवहेलना समझा। अंग्रेजों ने इसे अपनी अधिकार की अवहेलना के तौर पर समझा। इस विरोध में अंग्रेज अधिकारी वाट्स और एलिस मुख्य थे। और उसके बाद एलिस पटना की ब्रिटिश कंपनी का प्रधान था। यह ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न प्री एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस एग्जाम में ही आपकी मदद करेगा। यहाँ से जो छोटे छोटे फैक्ट निकलते हैं, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एलिस पटना की ब्रिटिश कंपनी का प्रधान था, अंग्रेज कंपनी का। तो 24 जून 1763 को एलिस ने पटना नगर पर अधिकार कर लिया था और अधिकार के पश्चात लूटमार हत्याकांड बड़े पैमाने पर हुआ था और इसी के जवाब में कार्रवाई करते हुए मीर कासिम ने पटना पर अधिकार किया और अंग्रेजों को दंडित किया था। यह ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ों को अपने आंसर में आप जरूर शामिल कीजिए। और फिर आगे है, नवाब मीर कासिम की सेना के एक फ्रांसीसी अधिकारी सोमरू के आदेश पर कई अंग्रेजों की हत्या की गई। यह घटना नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव का मुख्य कारण बना। ये ध्यान रखिएगा, ये घटना के बाद अंग्रेज और मीर कासिम के बीच टकराव जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 2 सितंबर 1763 को राजमहल के समीप मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को आसानी से हरा दिया था। मुंगेर से नवाब को यानी कि मीर कासिम को अंग्रेजों के दबाव के कारण पलायन भी करना पड़ा था, यानी कि भागना भी पड़ा था। अंततः मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जाकर शरण ली और उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध के दरबार में उपस्थित थे और तीनों ने मिलकर बिहार पर अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करने की योजना बनाई। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी बक्सर के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो वहाँ पर तीनों यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम के द्वारा ये योजना बनाई गई थी और इस योजना के फलस्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में इन तीनों की सम्मिलित सेना, जहां एक ओर अवध नवाब सुजाउद्दौला, नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना थी, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की ओर से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर हेक्टर मुनरो द्वारा किया जा रहा था, जिसमें मीर कासिम की सेना में 40,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजों की हेक्टर मुनरो वाली सेना में 8,000 सैनिक थे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अंतर था। यह अंग्रेजों की सेना फिर भी शक्तिशाली थी क्योंकि अंग्रेजी सेना में काफ़ी ज़्यादा तोपें शामिल थी। इस युद्ध में अंग्रेज विजय रहे। अंततः इसमें हेक्टर मुनरो को विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मीर कासिम वाले भारतीय पक्ष की सेना में 2,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि अंग्रेजों की सेना में 847 सेना हताहत या घायल हुए थे। मारे जाने की कोई भी खबर नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आगे है, इस विजय ने अंग्रेजों की स्थिति को पूर्वी भारत में सुदृढ़ कर दिया। यह युद्ध प्लासी के युद्ध की तरह नहीं था, बल्कि यह युद्ध अंग्रेजों का भारत की सम्मिलित सेना पर विजय का प्रतीक था। जिस प्रकार प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई थी धोखे से, तो वो इस तरह का नहीं था। ये मतलब एक तरह से प्रत्यक्ष लड़ाई था, जिसमें भारतीय सेना को हार का सामना करना पड़ा था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज के जीत के बाद बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष और भी तेज हो गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई बार अंग्रेजों के खिलाफ इन क्षेत्रों में विद्रोह भी हुए थे और इसी दौरान 1770 में नोनिया जाति का जो अंग्रेज से टकराव हुआ था, ये उल्लेखनीय था। ये सौरे से संबंधित था। सौरे का जो मतलब कि जो व्यापार किया जाता था, उन्हीं से ये संबंधित था। इसके बारे में मैं कभी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा नोनिया विद्रोह क्यों हुआ था। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हार मिलने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों की शरण में जा पहुंचा और इलाहाबाद की प्रथम संधि की। यह संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किया गया था। इसमें कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। यहाँ से प्री के भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी यहाँ पे तथ्य हैं, इनसे बहुत सारे प्री वाले प्रश्न बनेंगे, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आगे है कि वहीं पर अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेज के बीच कुछ दिन तक लड़ाइयाँ हुई, लेकिन लगातार परास्त होने की वजह से सुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि, जो कि द्वितीय इलाहाबाद की संधि थी, ये 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ये ध्यान रखना आपको। और इस संधि ने, यानी कि द्वितीय संधि ने, इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र सुजाउद्दौला को वापस किया गया और
कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा भी प्राप्त हुई। ये ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय जो इलाहाबाद की संधि थी, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी, उनसे संबंधित ये फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो हुआ था ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और द्वितीय संधि हुआ था किसके साथ? अवध नवाब शुजाउद्दौला के साथ। और फिर आगे है इलाहाबाद की संधि के बाद, जहां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा, बिहार, बंगाल का राजस्व और दीवानी अंग्रेजों के हाथों में सौंपना पड़ा, वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों से हुई संधि के मुताबिक करीब 60 लाख रुपये युद्ध के मतलब इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया गया, मतलब क्षति के तौर पर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, 60 लाख रुपये दिया गया था। और इस युद्ध में वहीं बक्सर के इस युद्ध में हार के बाद किसी तरह जान बचाते हुए मीर कासिम भागने में सफल रहा, लेकिन बंगाल में अंग्रेजों का शासन खत्म करने का उनका सपना जो था वो एक तरह से अधूरा रह गया था। इस युद्ध में जिस तरह से हताहत हुए थे वो मतलब किसी तरह अपनी जान बचा के भागने में ही सफल हुए थे। और फिर उसके बाद वह दिल्ली चला गया, यानी कि मीर कासिम दिल्ली चला गया और यहीं पर उसने बाकी का सारा जीवन बेहद कठिनाइयों के साथ गुजारा और 1777 ईस्वी के आसपास उनकी दिल्ली के पास ही मृत्यु हो गई। हालांकि उसकी मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। कुल मिलाकर बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति और अधिक बढ़ गई थी, ये ध्यान रखिएगा, जिसका दुष्परिणाम भारत की राजनीति पर पड़ा। ज़्यादातर राज्यों के शासक अंग्रेजों पर निर्भर होने लगे और धीरे धीरे भारत का सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का पतन होने लगा और अंततः अंग्रेज पूरी तरह से भारत को जीतने में सफल होते चले गए और फिर भारत गुलामी की बेड़ियों में बंध गया। ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली या फिर नहीं, या फिर इसमें किसी प्रकार की सुझाव की आवश्यकता है तो वो भी मतलब मुझे ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये वहाबी आंदोलन से संबंधित होगा। तो आप लोग वहाबी आंदोलन के बारे में, आपके पास जो कोई भी बुक हो आप उनसे वहाबी आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में, मतलब वहाबी आंदोलन के बारे में, वहाँ पर आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।